नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीव सिकरवार लीगल लैंप पर मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि कब सीआरपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और कब बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। बहुत सारे लोगों को यहां कंफ्यूजन होता है कि कैसे डिसाइड करें कि कोई एप्लीकेशन कोई प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो उसमें हम प्रोविजन सीआरपीसी के लिखें या बीएनएसएस के लिखें। मैं आज आपको यही बात बहुत आसानी से समझाऊंगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप देख लीजिए। आज के बाद फिर आपको कभी डाउट नहीं होगा कि कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, सीआरपीसी या बीएनएसएस। इन बातों को आप अच्छे से समझने के लिए सारी प्रोसीडिंग्स को दो पार्ट में बांट लें। एक प्रोसीडिंग्स वो जो 1 जुलाई 2024 1 जुलाई 2024 से पहले पेंडिंग थी, और दूसरा जो 1 जुलाई 2024 से पहले पेंडिंग नहीं थी। अगर प्रोसीडिंग्स 1 जुलाई 2024 से पहले पेंडिंग थी तो ऐसी प्रोसीडिंग्स को अगर आगे कंटिन्यू करना है या फिर उनको डिस्पोज ऑफ करना है तो ऐसी प्रोसीडिंग्स के लिए सीआरपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और दूसरी प्रोसीडिंग्स जो 1 जुलाई 2024 को पेंडिंग नहीं थी, ये वाली प्रोसीडिंग्स, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स के डिस्पोजल के लिए या उनको कंटिन्यू करने के लिए बीएनएसएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अब बात ये आती है फ्रेंड्स कि जो मैं ये वर्ड प्रोसीडिंग्स बोल रहा हूं, इस प्रोसीडिंग में क्या क्या शामिल है। तो उसके लिए 531 बीएनएसएस जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2 है। दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 ने तो ये कह दिया फ्रेंड्स कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हैज बीन रिपील्ड। अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं होगी उस दिन से जिस दिन से नया लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एनफोर्स में आ जाएगी। और वो डेट क्या आ चुकी है? वो डेट है 1 जुलाई 2024। इसका मतलब 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी के प्रोविजंस रिपील हो चुके हैं। लेकिन सबसेक्शन 2 ये कहती है कि नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है फ्रेंड कि ऐसा रिपील हो जाने के बावजूद भी अब वहां पे 5 प्रोसीडिंग्स लिखी गई हैं। प्रोसीडिंग नंबर 1 अपील, नंबर 2 एप्लीकेशन, नंबर 3 ट्रायल, 4 इंक्वायरी, 5 इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीडिंग्स में ये 5 बातें शामिल हैं। अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है कि बिफोर बीएनएसएस केम इनटू फोर्स, मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया? मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस आफ्टर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन सबमिट्स पुलिस रिपोर्ट। और पुलिस रिपोर्ट कब फाइल करी गई? आफ्टर एनफोर्समेंट ऑफ न्यू लॉ। हमारे मैटर में क्या है? न्यू लॉ कब एनफोर्समेंट हुआ? 1 जुलाई 2024 को। अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद जब मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी करेंगे या फिर उसके बाद में ट्रायल चलाएंगे, उस पे कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक जजमेंट देता हूं। इस जजमेंट का नाम है के केशवामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1976 क्रिमिनल लॉ जर्नल 182 एट पेज 762। कर्नाटका हाई कोर्ट का यह जजमेंट है फ्रेंड्स। अब आपको यह कहना चाहिए यहां पे फ्रेंड्स कि बात तो मैं कर रहा हूं 1 जुलाई 2024 की, लेकिन आपको जजमेंट दे रहा हूं 1976 का। ऐसा क्यों? तो इसको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। तो इस जजमेंट में क्या होल्ड हुआ? इस जजमेंट में यह होल्ड हुआ फ्रेंड्स कि जिस दिन पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी उस दिन कोई भी इंक्वायरी, कोई ट्रायल पेंडिंग नहीं था। अब बेसिक फॉर्मूला वही मेरा, आपको यह चेक करना है कि 1 जुलाई 2024 उससे पहले क्या इंक्वायरी या ट्रायल पेंडिंग था। अगर था तो पुराने लॉ के प्रोविजन लगेंगे और नहीं था तो नए लॉ के प्रोविजन लगेंगे। और इस मैटर में चार्जशीट कब आई? जब नया लॉ एनफोर्स हो गया। इट मींस कि 1 जुलाई 2024 की बात करें तो उस दिन इंक्वायरी या ट्रायल पेंडिंग नहीं था, इसलिए अब जो इंक्वायरी या ट्रायल चलेगा वो नए लॉ से चलेगा। यहां पे क्या होल्ड हुआ इस केस में? व्हेन पुलिस सबमिटेड रिपोर्ट देन as no inquiry was pending. Important word is pending. No inquiry was pending, then it was held provisions of new code
वुड अप्लाई। मैंने केवल और केवल 5 बातें यहां लिखी थी। ये 5 बातें, कोई जनरल टर्म इनको फॉलो नहीं करता है 5 बातों को, तो ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट हो गई। आप इसमें कुछ और अपनी तरफ से आगे नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि लेजिस्लेचर ने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दी है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उस एग्जॉस्टिव लिस्ट को जब आप देखते हैं तो फ्रेंड्स उसमें क्या आपको कहीं भी रिवीजन वर्ड दिखाई देता है? अपील हो गई, एप्लीकेशन हो गया, ट्रायल हो गया, इंक्वायरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, क्या कहीं भी आपको यहां रिवीजन वर्ड दिखाई दिया? नहीं है। क्या आपको कहीं भी यहां पर कंप्लेंट वर्ड दिखाई दिया? नहीं है। अब जब आपको वहां 5 वर्ड में ना तो रिवीजन मिला ना कंप्लेंट मिली, तो क्वेश्चन आता है कि 1 जुलाई 2024 से पहले कोई रिवीजन पिटीशन पेंडिंग थी, तो अब इसका डिस्पोजल कैसे होगा? अब इसको कंटिन्यू करना है तो कैसे करेंगे? क्या सीआरपीसी के प्रोविजंस के अंदर करेंगे या फिर बीएनएसएस के प्रोविजंस के अंदर करेंगे? तो इसके लिए फ्रेंड्स आप एक जजमेंट ये पढ़ लेना। जजमेंट है पी फिलिप वर्सेस डायरेक्टर एनफोर्समेंट, और ये केस भी फ्रेंड्स 1976 का है, क्रिमिनल लॉ जर्नल 751 बॉम्बे हाई कोर्ट का है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि अभी जो मैंने आपको 5 वर्ड्स बताए, इनमें जो सेकंड वर्ड है वो एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन का क्या मीनिंग होगा, इस एप्लीकेशन में क्या शामिल होगा? तो इस जजमेंट में बताया कि रिवीजन इस एप्लीकेशन वर्ड में शामिल है। तो जब भी कोई ऐसी रिवीजन पिटीशन है कि जो 1 जुलाई 2024 से पहले डाली गई थी और अभी वो पेंडिंग है नया लॉ लागू हो जाने के बावजूद भी, तो उसको कंटिन्यू करना है आगे तो सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, और अगर डिस्पोज ऑफ भी करना है आज की डेट में तब भी वो सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही डिस्पोज ऑफ होगी। अब बात आती है कंप्लेंट के रिगार्डिंग कि अगर कोई कंप्लेंट 1 जुलाई 2024 से पहले पेंडिंग थी तो अब उसको कंटिन्यू करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि वो जो 5 बातें मैंने बताई वहां पर कंप्लेंट वर्ड नहीं लिखा गया। तो कंप्लेंट को कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए एक जजमेंट है फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट की है, फुल बेंच की जजमेंट है, और केस का नाम है लड्डू लाल साहू वर्सेस धर्मेंद्र साहू। लड्डू लाल साहू वर्सेस धर्मेंद्र साहू 1984 का केस है, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1839 पेज नंबर 1844। इसमें यह कहा गया कि जो कंप्लेंट होगी वो कंप्लेंट वर्ड भी इस एप्लीकेशन में शामिल होगा। तो 1 जुलाई 2024 से पहले की जितनी भी कंप्लेंट पड़ी हुई हैं उनको अगर कंटिन्यू करना है आज की डेट में आफ्टर जुलाई 1 तो उनको डिस्पोजल या उनको कंटिन्यू सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और इसी केस में यह कहा पटना हाई कोर्ट फुल बेंच ने कि जो एप्लीकेशन है इट्स सिनोनिमस टू पिटीशन, तो जितनी भी पिटीशन है वो सब इस एप्लीकेशन वर्ड में शामिल हैं, तो इनका डिस्पोजल आप उनकी पेंडेंसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। अदरवाइज 5 बातों के अलावा सीआरपीसी रिपील हो चुकी है। जब आप सेक्शन 531 के हेडिंग को देखेंगे तो हेडिंग का नाम है फ्रेंड रिपील एंड सेविंग्स, रिपील एंड सेविंग्स, और इसमें 2 वर्ड हैं, एक रिपील एंड सेविंग्स। तो 531 सेक्शन को जब आप देखेंगे तो सब सेक्शन 1 बात करेगी रिपील की और सब सेक्शन 2 बात करती है सेविंग्स की। रिपील का मतलब कि द सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हैज बीन रिपील्ड। रिपील्ड मींस अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, और जब कोई कानून एग्जिस्टेंस में नहीं है तो अब आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। बट सब सेक्शन 2 कहता है कि हमने कुछ सेविंग्स भी करी हैं, सीआरपीसी को रिपील करने के बावजूद भी हमने सीआरपीसी के प्रोविजंस को कुछ मैटर में सेव कर लिया है, और वो सेविंग्स मैंने अभी जो पीछे आपको बताई वो सब सेक्शन 2 में है कि 5 बातें अपील, एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अगर पहले से पेंडिंग था, जुलाई 1 2024 से पहले पेंडिंग था, तो हमने सेव कर लिया है सीआरपीसी के प्रोविजंस को, उनके अकॉर्डिंग आप उनको डिस्पोज ऑफ कर देना, उनके आगे उनके अकॉर्डिंग आप उनको कंटिन्यू कर लेना। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि 1 जुलाई 2024 के बाद की बातों को समझाने के लिए मैंने ये पुराने जजमेंट 1984, 1976 इतने पुराने जजमेंट क्यों लिए, कि मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास इससे पहले बीएनएसएस से पहले प्रोसीजर को डिसाइड करने के लिए हमारे पास थी सीआरपीसी 1973। बट आप ये बताओ कि ये तो 1973 में आई सीआरपीसी, क्या इससे पहले क्या प्रोसीजरल लॉ नहीं था कोई? हाँ, तो इससे पहले जो प्रोसीजरल लॉ एप्लीकेबल होता था फ्रेंड्स वो था सीआरपीसी
1898 1998 की सीआरपीसी हुआ करती थी 1973 से पहले की सीआरपीसी से। जब 1898 की सीआरपीसी को रिपील किया 1973 की सीआरपीसी ने, तो यही सिचुएशन जो आज जुलाई 2024 में बन रही है वो उस समय अप्रैल 1974 में बनी थी। सेम सिचुएशन बनी थी कि जो प्रोविजंस, जो प्रोसीडिंग्स पुरानी सीआरपीसी 1898 वाले प्रोविजन से चल रही थी, अचानक से नई सीआरपीसी आ गई 1973 वाली, तो अब पुरानी प्रोसीडिंग्स का क्या होगा? तो उनको डिसाइड करने के लिए अपनी ये सीआरपीसी 1973 में एक सेक्शन थी 484 लास्ट सेक्शन सीआरपीसी का, और उसमें ये बताया गया था जो आज की बीएनएसएस की लास्ट सेक्शन 531 में बताया गया है। जो बातें अभी मैंने आपको 531 बीएनएसएस की बताई, वही 5 बातें 484 में लिखी हुई थी उन बातों के लिए कि जो प्रोसीडिंग ऑलरेडी सीआरपीसी 1898 में शुरू हो चुकी थी, उनका क्या होगा। तो उन्हीं मैटर्स को डिसाइड करने के लिए ये कुछ जजमेंट्स आई। एक 1984 की जजमेंट है, 1973 के बाद आई, 1976 की जजमेंट है, 1973 के बाद आई। सेम सिचुएशन वहां पर बनी हुई थी, तो उसको हैंडल करने के लिए ये जजमेंट है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सी प्रोसीडिंग्स सीआरपीसी से चलेंगी और कौन सी प्रोसीडिंग्स बीएनएसएस से चलेंगी। इसलिए मैंने इतनी पुरानी जजमेंट्स आप लोगों के लिए खोज के मेहनत करके मैं लेके आया, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। हालांकि क्रक्स मैंने यहां पर इनका आपको बता दिया है। तो इस सेक्शन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट जरूर करिए दोस्तों। और दोस्तों मैं आपके लिए कोशिश करता हूं, रिसर्च करता हूं कि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो एक लॉजिकल, एक वैलिड इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से कि वीडियो को आप लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और जो भी नीडी पर्सन हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर भी जरूर करिए। तो ज्ञान जो बांटेंगे तो वो बढ़ेगा। इसमें कुछ कमियां रह जाएंगी तो सामने से कमेंट आएंगे तो फिर हम उनको इंप्रूव कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।